हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये आज का जो प्रोग्राम है वो पूरे हफ्ते साउथ एशिया में क्या कुछ हुआ उसे कवर करते हुए इस प्रोग्राम को हमने बनाया है और इस पर सैयद अली मुश्तबा साहब पूरे हफ्ते खबरों पर नजर रखते हैं। अपने पर्सनल ताल्लुकात इन मुल्कों में और मीडिया रिपोर्टें इन सभी को बहुत नजदीक से उन पर नजर रखते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको चूंकि हफ्ते के बाकी दिनों में ज्यादातर मिडिल ईस्ट और दुनिया की दूसरी खबरें हमारे चैनल पर छाई रहती हैं और आप उन्हें देखना भी चाहते हैं, तो इस एक प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि आपको पड़ोसी मुल्कों की भी खबरें पहुंचती रहें और आप समझते रहें कि भारत किस हालत में है और पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। आज एक बड़ी खबर है जो भारत के इलेक्शन से भी जुड़ गई है। ये है इंडिया श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है, कच्ची टेबू। उस पे मोदी जी ने कह दिया है कि ये कांग्रेस ने श्रीलंका को दे दिया था और बहुत से नुकसानात वो गिनवा रहे हैं। जैसा कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमेशा आज की किसी प्रॉब्लम पर जिक्र करो फौरन नेहरू पे शुरू हो जाते हैं ताकि आप बात करना छोड़ दें। तो ये एक इशू है और ये चूंकि सीधे तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, चेन्नई से जुड़ा हुआ है, तो सैयद अली मुश्तबा साहब उस पर ज्यादा बेहतर हमें इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मामलात में भी एक वहां पर एक जो कैंपेन चल रही है इंडिया आउट, वो काफी एक अलग एक रुख इख्तियार कर रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और वहां एक मस्जिद बनी है, खास तौर पर ट्रांसजेंडर जिन्हें कहा जाता है, हिजड़े, उनके लिए एक अलग एक मस्जिद बनी है। वो भी एक खबर है क्योंकि रमजान का महीना है और इस वक्त सभी मजहब से मुताल्लिक खबरें देखना और समझना चाहते हैं, तो ये भी एक खबर आज इसमें शामिल रहेगी। पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ खटास शायद अभी जारी रहेगी पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भी। और नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चीन होकर के आए हैं, उसमें क्या कुछ था उस पर भी बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम इंडिया श्रीलंका वाले मामले पर चलना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी उसको काफी ऐसा लगता है कि उससे बड़े आहत हैं या इलेक्शन में वो फायदा उठाना चाहते हैं। क्या कुछ है, जरा इसकी बैकग्राउंड सही इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि लोगों की आंखें खुले कि ये कच्चा टेबू आइलैंड का मामला क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। पहले मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना चर्चा का आगाज जो है इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप हम लोग शुरू करेंगे। और जो डायरेक्ट जो खबर है वो पहले चुनाव से, जो हमारी चुनाव जो अभी आ रही है, मतलब 19 अप्रैल से जो है वो चुनाव जो शुरू हो रहा है, तो अब हम लोग जो है इसकी आगाज जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के कथन से करेंगे, जिन्होंने दिल्ली से, तमिलनाडु से नहीं, दिल्ली से उन्होंने आवाज बुलंद की है कि जो एक कच्ची टेबू आइलैंड है वो एक बहुत छोटा सा आइलैंड है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जो 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 कि बिल्कुल, मतलब उसमें कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ मैं तमिलनाडु से और यहाँ से देख रहा हूँ, उसकी बात उन्होंने उठाई है। और ये पहली बार है, मैं 25 साल से इस सियासत को देख रहा हूँ, ये तमिलनाडु के इंटरनल सियासत में से जुड़ा होता है। पहली बार ये जो है वो नेशनल लेवल पे ये उठ के चला गया है। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है वो फिशरमैन का मुद्दा है, जो कि फिशरमैन तमिलनाडु से फिश करने जाते हैं और मछली मारने जाते हैं, उन्हें श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे वाटर्स में आकर करके फिश कर रहे हैं। और डीप ट्रॉलर का फिशिंग का मामला है, जो कि बिल्कुल सी बेड के अंदर से जो है वो सारे मरीन लाइफ को वो खींच लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये कहानी जो है ये काफी जमाने से चल रही है। और श्रीलंका, यहाँ तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कई बार मतलब मोदी सरकार को कहा कि भाई इसका जो है आप एक बड़ा मतलब सोल्यूशन निकालिए कि कैसे हमारे फिशरमैन जो हर 4 दिन में, हर 10 दिन में जो है फिशरमैन यहाँ से पकड़े जाते हैं, उनको सजा हो जाती है। कुछ लोगों तो मौत की भी सजा हो गई थी जिसको भारत ने छुड़वा लिया था। तो बहरहाल ये दो मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों को समझना पड़ेगा। पहले हम लोग आ जाते हैं कच्चे टेबू आइलैंड की।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को ब्लेम किया है कि उन्होंने ये आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया है, और ये श्रीलंका, ये जो आइलैंड है ये मतलब भारत का आइलैंड था, और सारा फसाद जो है उस आइलैंड को देने के लिए मतलब से शुरू हुआ है। तो अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री कितनी सफाई से बात करते हैं, इसको बताना चाह रहा था। इसमें उन्होंने इसमें उन्होंने नेहरू को ब्लेम नहीं किया और इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया। अगर इंदिरा गांधी का नाम ले लेते और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट अगर वो मोर्चा खोल लेते तो मजा आ जाता। हिंदुस्तान में अभी भी इंदिरा गांधी का मोदी से ज्यादा सम्मान है, और कोई भी हिंदुस्तानी भले नेहरू की बात सुन ले, इंदिरा गांधी की बात नहीं सुन सकता है। 400 वोट जो राजीव गांधी को आए थे वो इंदिरा गांधी की बदौलत आए थे, और मोदी जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने कांग्रेस का नाम लेकर के सफाई से इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर उठा लिया है। अब कच्चेदेवु आइलैंड जो है वो एक मतलब नेचुरल आइलैंड है, बहुत छोटा आइलैंड है। वो मतलब ये है कि श्रीलंका को दिया गया था, इंदिरा गांधी ने दिया था 99 इयर्स लीज में। तो आज के डेट में भी उसकी सॉवरेनिटी जो है वो इंडिया की है। 99 साल की जब सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगा आइलैंड, तो वो फिर इंडिया के पास आ जाएगा। अब वो इंडिया रिन्यू करे ना करे वो तो अलग की बात है। तो अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि दे दिया उसको, अरे वो तो लीज पे दिया है, लोन पे, मतलब उस लीज के ऊपर दिया है, वो परमानेंटली थोड़ी दे दिया है कि हमने बेच दिया आपको। तो ये सब बारीकियां समझे। अब दूसरी बात जो आती है यहाँ पे कि आज भी जो कच्चीदेवु आइलैंड है, मैं जा चुका हूँ वहां पे, मैं यहाँ से बोट पे जा चुका हूँ। कच्चीदेवु एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, वहां कुछ नहीं है, बिल्कुल सतपट जमीन है, और थोड़ा सा एक हिल है, उस हिल के ऊपर एक वेलांगनी चर्च बना हुआ है। और वो चर्च के यहाँ से जो है मछुआरे जो है तमिलनाडु से, खासकर नागापट्टनम और कोस्टल एरिया से, वो इतवार के दिन जो है यहाँ से एक पादरी को लेके जाते हैं, और वहाँ वो अपना मतलब ये है कि मैस लगाते हैं और प्रेयर वगैरह करते हैं। और ये जो मछली मारने वाले जो मछुआरे हैं, इन वहाँ कुछ टिन का कुछ शेल्टर वेल्टर बना हुआ, वहां जाके सो जाते हैं। सुबह जब हो जाती है, थक जाते हैं, अपना नेट जो है, जो उनका फिशिंग नेट है, उसको बिछा देते हैं। उनकी रेस्टिंग प्लेस है, जो कि आज भी कायम है। कोई श्रीलंका उसमें कोई भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है। अब हमारे प्रधानमंत्री, जिनको मैं पहले भी कह चुका हूं कि जयशंकर साहब ने भी इस बात को उठाया था, जयशंकर साहब ने और प्रधानमंत्री ने कभी कच्चेदेवु आइलैंड गए हैं, वो जाके देखा है कि क्या पोजीशन है उसकी, जो वो बात कर रहे हैं उसके बाद का जो है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, वो बात यह है कि तमिलनाडु ने करोड़ों करोड़ों रुपए जो है वो तमिलनाडु के अंदर वो बहा रही है या अपने बीजेपी को उठाने के लिए। और इतने पैसे, मैं तो रोड में चल रहा हूं, मैं तो चारों तरफ घूम रहा हूं, बीजेपी का जितना यहाँ टेम्पो हाई है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जिसमें स्टेलिन ने कहा कि ड्रामा बंद कीजिए, कुछ नहीं होने वाला, एक सीट भी नहीं मिलेगा। जो एमके स्टेलिन हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इतने पैसे बहाने से वोटर जो है वो नहीं मतलब बिक जाएंगे आपके लिए। तो इसी वोटिंग के लिए कि तमिलनाडु के वोटर जो हैं, ये हमारे जो वाइको हैं, ये हर इलेक्शन जब होता है तमिलनाडु का इलेक्शन, उसमें कच्चीदेवु को लेके खड़े हो जाते हैं। और भी 4-5 प्रोफेशनल जो मतलब यहाँ पे मतलब पॉलिटिशियन है, वो कच्चीदेवु का नाम उठाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कच्चीदेवु आइलैंड जो है वो मतलब नेशनल इश्यू बना है। तो इस खबर को यहीं तक छोड़ दे। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक और इसमें जुड़ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कच्चीदेवु आइलैंड को तमिलनाडु के फिशरमैन के इश्यू से जोड़ दिया है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि फिशरमैन का क्या इश्यू है और कच्चीदेवु का क्या इश्यू है। वो उसी तरह से है जैसे कि आप एप्पल और ऑरेंजेस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब उन्होंने कह दिया कि वो तो क्योंकि कांग्रेस ने दे दिया है तो फिशरमैन पकड़े जाते हैं वहां पे और उनको बंद कर दिया जाता है। अगर कांग्रेस ने नहीं देती तो हम जो है मतलब ये फिशरमैन का इश्यू जो है वो नहीं होता। फिशरमैन का इश्यू ये है कि तमिलनाडु का जो वाटर है या इंडिया का जो वाटर है, जहां तक 22 किलोमीटर यहाँ के धरती से जो है, वहां कोई फिश नहीं है, मतलब कुछ एक भी फिश वहां नहीं है। और अब हमारे जो फिशरमैन है वो श्रीलंका की कोस्ट तक पहुंच जाते हैं फिश पकड़ने के लिए, और नेट से फिशिंग नहीं करते हैं बल्कि ट्रॉलर लेके जाते हैं, डीप वाटर ट्रॉलर, जिसको श्रीलंका ने कहा कि जीपीएस से हमारे पास एविडेंसेस है कि वो कच्चीदेवु आइलैंड के बहुत आगे जाके, जो कि श्रीलंका का वाटर है, वहां फिश कर रहे हैं। तब हम उनको पकड़ रहे हैं, और उनको जो है हम कोई मतलब गोली नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपने जो है हमारा
सोवेरेनिटी उल्लंघन किया तो हम गोली मार सकते हैं आपको, मतलब बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग द लाइन ऑफ द बॉर्डर एंड ऑल दैट। लेकिन हम उनको पकड़ करके उनका बोट सीज कर लेते हैं और ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस का कहानी है। तो ये जो खबर है इसको मतलब सामाइन को आपको समझना चाहिए। अब इसकी और एक बारीकी आपको बता दूं जो कि जयशंकर को तो मालूम होगी, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं मालूम होगी, ये मैं 100% मैं जानता हूँ। वो ये है कि जब कच्ची टेबू आइलैंड जो समझौता हुआ था, ये मेरे ख्याल में 1974 की बात है कि आसपास की बात है, उसी टाइम जो है ये। तो वहां पे श्रीलंका में जो इश्यू आया था वो इश्यू था तमिलनाडु के जो लेबरर्स ब्रिटिश सरकार ने वहां प्लांटेशन के लिए ले गए थे। वो एक दो बंदे नहीं थे, वो 6 लाख 5-6 लाख लोग थे जिनको श्रीलंका कहती थी कि आप ले जाइए इन्हें, रोहिंग्या की तरह डिपोर्ट कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे मतलब नॉर्थ ईस्ट में या आसाम में या बंगाल में बंगाली को पुश बैक बंगाली, तो वैसे ही वो तमिलनाडु वाले जो थे उनकी जो है सिटीजनशिप का इशू था। इंदिरा गांधी ने नेगोशिएट यही किया और वो सक्सेसफुल हो गई कि उन सारे तमिल जो थे वो हिंदू थे। जो 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 अब मोदी साहब जो बात कर रहे हैं, तो अब मोदी साहब बड़े हिंदू हैं या इंदिरा गांधी बड़ी हिंदू है, ये इसका फैसला अवाम करेगी। उन्होंने उन सारे लोगों को जो है सिटीजनशिप दिलवा दिया इंदिरा गांधी ने, और उसी के कंसेशन में इन्होंने 90 साल का जो है ये लीज एग्रीमेंट कर लिया और इसको दे दिया। तो ये जो कहानी है इसकी ये पर्सपेक्टिव है। अब एक लास्ट कड़ी में एक लाइन और बता दें, जो कि अभी कोलंबो में और पूरे श्रीलंका में एक खलबली मची हुई है। वहां के जो मतलब पत्रकार हैं और जो अखबार हैं, जो उनका डेली मिरर आता है, जो मेन अखबार है वहां का मतलब श्रीलंका का, उसमें उन्होंने वाजे करके लिख दिया है कि अगर इंडिया मतलब प्राइम मिनिस्टर जब तक तमिलनाडु कुछ कह रही थी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर और ये वो कह रहे थे तो उन्होंने वो नोटिस नहीं लेते थे। लेकिन अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब ये बात उठाती है तो श्रीलंका ने कहा है कि अब हमको किसी एक्सटर्नल पावर के साथ डिफेंस संधि करनी पड़ेगी अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अब तो हम अनप्रोटेक्टेड हैं, हमें इंडिया भी प्रोटेक्शन नहीं देगी तो हम क्या करेंगे। तो हमें वो उनका इशारा चाइना का है, उनका यानी मोदी जी इलेक्शन में इसे इस्तेमाल करते करते एक पड़ोसी दोस्त को खो सकते हैं, उसकी कीमत इतनी बड़ी दी जा सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। जी 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 जी। आई मीन वहां पे ये मन बन रहा है कि जब प्रधानमंत्री ये बात कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर रहा है, एंटी श्रीलंका की बात है ना, मतलब ये तो एंटी श्रीलंका बात है ना, तो फिर उनको 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 तो मौका मिल गया है। अभी वो विक्रमसिंघा जो है वो अभी गए थे चाइना, अभी चाइना से लौट के आए हैं उनके प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक डीप सी पोर्ट की जो है संधि कर ली है वहां चाइना में, और चाइना ने एग्री कर लिया है कि श्रीलंका में तो पोर्ट से बड़े हुए हैं। एक डीप सी मतलब के डीप सी के अंदर जो है एक नया पोर्ट बनेगा चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के इनिशिएटिव में। तो अब इंडिया कहाँ कहाँ संभालेगी ये बताइए आप मुझे, अगर वो डीप सी बन जाए। यानी आप इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अजीब बात है और नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं चलता हूं दूसरे उस पर जहां इंडिया आउट की आवाजें उठ रही हैं बांग्लादेश में। वहां अभी क्या सूरत हाल है वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये इंडिया आउट नया स्लोगन मेरे ख्याल से हमें मालदीव से सुनना शुरू हुआ था और अब जो है ये बांग्लादेश में भी उठ रहा है और इंडिया बायकॉट की बातें भी हो रही हैं। क्या कुछ है वहां के, क्या हालात हैं? जी, ये तो मतलब ये है कि इलेक्शन जो अभी बांग्लादेश में हुई हैं उसके बाद से ये कहानी शुरू हुई थी कि उसी के आसपास से शुरू हुई थी। ये इंडिया आउट का मतलब यहाँ पर है कि इंडियन गुड्स को वो बायकॉट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये समझ लीजिए, मालदीव्स में तो आर्मी पर्सनल थे और ये थे, वो कोई इंडियन को हटाना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो इंडियन के जो मार्केट को इंडियन गुड्स ने कैप्चर किया हुआ है उसको हटाना चाहते हैं। अब खबर पे आई है, खबर ये है कि बीएनपी पार्टी ने ये बहुत जबरदस्त कैंपेन, ये पहले इंटरनेट कैंपेन चला था, अब जो उनके रूहुल कबीर रिजवी हैं वो आ गए हैं मैदान में और रोड पे आकर करके वो इंडियन गुड्स के आउट का जो है वो स्लोगन वगैरह दे रहे हैं। इसके ऑपोजिट में जो है अब शेख हसीना वाजिद जो वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं और जो अवामी लीग की लीडर हैं, जो मेन मतलब वो बहुत कस के बरसी हैं अभी एक स्पीच पे 2-3 दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि बीएनपी वाले ऐसा करें कि अपने बीवियों के और अपने औरतों के वो सारी निकाल करके रोड पे लाके बर्न करें, तब मजा आएगा, इंडिया आउट होगा तब। वो कर सकते हैं क्या?
उनकी बीवियां अलाउ करेंगी कि और बांग्लादेश में ये बता दूं मैं कि जो पहनावा है वहां पर मर्दों का भी और औरतों का भी जो है वो बिल्कुल हिंदुस्तानी है, बिल्कुल जो है जैसे इंडियन बंगाली यहाँ के जो लोग जो जैसा ड्रेस पहनते हैं वही ड्रेस वो जो है वहां पहनते हैं, बिल्कुल कोई मतलब फर्क नहीं है। अगर एक बंगाली यहाँ से एक औरत चली जाए बांग्लादेश तो उसे कोई आदमी नहीं कहेगा कि ये हिंदुस्तानी औरत है। उसी तरह से एक अगर वहां से कोई औरत आ जाए तो ये सब जो है वो चल रहे हैं मतलब बांग्लादेश में ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के। और उन्होंने जो रूहुल कबीर जो रिजवी है उन्होंने तो खुलेआम एलिगेशन लगाया है कि ये जो इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ था या 8 जनवरी का हुआ था शायद, जो जिसमें शेख हसीना वाजिद जो है सिलेक्टेड हुई थी यूनानिमसली, इसलिए कि अपोजिशन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। उन्होंने सीधा कह दिया है कि ये हिंदुस्तान के पैसे से इलेक्शन लड़ा गया था और हिंदुस्तान ने पैसा डाला था और वहां पे जो वोटर को जो बाई किया था वो मतलब इंडिया ने पैसा दिया था उनको इलेक्शन लड़ने के लिए। ये और ये भी कह रहे हैं कि पिछले 3 इलेक्शन जो है हसीना वाजिद जीती है वो इंडियन पैसे से जीती है। ये खुलेआम मतलब ढाका में और दुनिया मतलब बांग्लादेश के जो पूरे मतलब जितना इलाका है ये बातें चल रही है। अच्छा, वहाँ वो मस्जिद की क्या कहानी है? मस्जिद जो नई एक मस्जिद कायम हुई है जी, ये जो है ये बड़ी ही अहम तो नहीं है, मतलब एक साइड न्यूज जिसको कह सकते हैं। ये ट्रांसजेंडर के लिए मैमन सिंह एक जगह है बांग्लादेश में जहां पे कुछ मतलब वो ट्रांसजेंडर नहीं होंगे मेरे ख्याल में, मतलब ये कि कॉमन मर्द होंगे जो कि उन्होंने एक मस्जिद बना दी है और वो मस्जिद जो है बिलखुसूस वो ट्रांसजेंडर के लिए है। अब यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा कि ट्रांसजेंडर जो है उनका मतलब ये है कि जिन्स नहीं होता है, ना ही वो मर्द होते हैं ना ही वो औरत होते हैं, लेकिन उनका रिलीजन तो होता है, इंसान तो है। पहले तो वो इंसान हुए, नंबर 2 में जो है रिलीजन हुए। अब हिंदुस्तान में जो है वो जो ट्रांसजेंडर है वो हिंदू होंगे। अब बांग्लादेश क्योंकि मुसलमान कंट्री है तो वहां जो ट्रांसजेंडर है हो सकता है हिंदू भी हो लेकिन मुसलमान भी हो। अब इनको जो है वो प्रेयर की इजाजत नहीं है पूरे साउथ एशिया में। ये जो है मस्जिद में या मंदिर में या कोई और भी जो इबादत गाह है वहां प्रेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कलेक्टिव नहीं कर सकते, किसी इबादत खाने में नहीं कर सकते। घर में जाहिर है घर में कर सकते हैं लेकिन कहीं घर में कर सकते हैं। जी 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 वो सही बात है, लेकिन कोई भी जो है उनको मस्जिद में घुसने नहीं देगा, यहाँ तक कि मंदिर में भी घुसने नहीं देगा, चर्च में भी घुसने नहीं देगा। मतलब मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव पहल हुआ है जिसमें वो मैमन सिंह में एक एक्सक्लूसिव मस्जिद बनी है जहाँ के हिजड़े और जो ट्रांसजेंडर है वो जाके प्रेयर कर सकते हैं। उसका इमाम जो है वो शायद हम ही आप में से कोई होगा मतलब, लेकिन ये बड़ी एक अच्छी खबर है जो कि प्रोग्रेसिव खबर है, क्योंकि इसमें मतलब एक दम है कि भाई देखिए बांग्लादेश जो है बाजी मार गया। अब पाकिस्तान में ये नहीं हुआ अभी तक। और भी और सारे जो ममालिक हैं मतलब साउथ एशिया के, उसमें भाई मालदीव जो है वो 95% मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान जो है 95% मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेश 95% है, श्रीलंका में भी मुसलमान है, इंडिया में भी मुसलमान है। लेकिन किसी भी ममालिक ने ये पहल नहीं की, ट्रांसजेंडर के अपलिफ्टमेंट की, उनकी हिमायत की, उनके मतलब फलाह बबूदी की जो है मतलब है। लेकिन ये प्रेयर का जो बात है ये पहली बार जो है श्रीलंका है और बांग्लादेश में आई। चलिए अच्छा, भारत और पाकिस्तान अभी दिल्ली में इनके हाई कमीशन में एक 23 मार्च को पाकिस्तान डे में कहा जाता है कि भारत के जो विदेश मंत्रालय है उससे कोई नुमाइंदा नहीं गया। इससे एक बड़ा इशारा मिल रहा क्या कुछ है भारत और पाकिस्तान के बीच? पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद भी कोई हालात पॉजिटिव बनते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या कुछ है? जी, ये 23 मार्च को पहले समझ लीजिए कि 23 मार्च लोगों के याददाश्त से बाहर निकल चुकी है और लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी जानता है कि 23 मार्च का क्यों मतलब मनाया जाता है वो पाकिस्तान डे। तो 23 मार्च 1940 को पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में एक मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस किया था और पाकिस्तान का नाम वाजे किया था, जिसपे के उस पाकिस्तान के नाम पर अबुल फजलुल हक साहब जो हैं, जो कि आज के जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान बना, उस टाइम यूनाइटेड इंडिया था, वो यहाँ से गए थे ढाका से लाहौर। यूनाइटेड इंडिया।
हाँ, तो वो गए थे लाहौर से, हाँ, ढाका से लाहौर, और वहां उन्होंने उस रेजोल्यूशन पे साइन किया, जो ये संकेत देता है कि आज का बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिमायती था, मतलब। और फजलुर रहमान जो है, वो फजलुर रहमान बोल रहा हूँ, फजलुल हक साहब जो है, वो बहुत बड़े कदावर लीडर थे, मतलब प्री पार्टीशन ऑफ इंडिया के और इसके। तो 27 मार्च 1940 को पाकिस्तान का अनाउंसमेंट हुआ कि पहले कोई नहीं जानता था कि क्या होगा नहीं होगा। जो वर्ड पाकिस्तान है वो तो इकबाल ने और रहमत अली चौधरी ने, इन लोगों ने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पार्टीशन का स्टूडेंट हूँ और मैं उस पर मेरी किताब है और मैंने रिसर्च कर रहा। तो अब उसके बाद आप आइए यहाँ जोड़ने के लिए कि जब से पाकिस्तान की एम्बेसी बनी है यहाँ पे दिल्ली में, मतलब 90 में, तो हर साल ये पाकिस्तान डे मनाया जाता है। और जब अच्छे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालत है, बहुत अच्छे हालत है। मैं भी एक 90s में जो है एक फंक्शन, मैंने रियाज खोकर हुआ करते थे पाकिस्तान के एम्बेसडर यहाँ पे दिल्ली में, हाई कमिश्नर, हाई जी जी थे। उस टाइम मैं तालिब इल्म था जेएनयू का, तो कुछ लोग जा रहे थे तो मैं भी चला गया था उसमें। तो ये हर साल बनता है, और इसमें बड़े बड़े जो दिल्ली के सिटीजन है, मायना सिटीजन, कुलदीप नैयर और कौन कौन लोग सब जो है, वो सब जाते हैं, जो दिल्ली के मतलब लोग, उनको बाई इन्विटेशन जाता है। और खासकर गवर्नमेंट को भी इन्विटेशन जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, और मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर जो है किसी को डिप्यूट करता है जो कि वहां जाके फंक्शन में। तो अभी का जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान डे जो है मना वहां 23 मार्च को, इसमें कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं अटेंड किया। तो इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया जो है अभी इस मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे या कुछ और शुरू करे, या मतलब उनसे कुछ तालमेल फिर से बहाल करे और ये करे। पिछले दिनों कुछ तिजारत के बारे में भी बात हुई थी, हाँ हाँ, नाना वाली बात हुई थी। जी जी, अब वो तिजारत की बात भी क्लियर हो गई है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट पीएमओ जो वहां का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि ये जो बात शुरू की थी ये उनके फॉरेन ऑफिस से हुई थी। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने मतलब पेशकश की थी इंडिया को कि आप जो है मतलब तिजारत तो शुरू कर सकते हैं, अब तो काफी टाइम हो गया। और तिजारत और इंडिया की जो रिलेशनशिप फ्रीज हुई है वो 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 और जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी मोदी साहब ने जो है इलेक्शन जीतने के बाद घोषित किया था, तब से इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। कोई बात नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो जब ये अभी नई सरकार आई है तो उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इश्तियाक डार या इसाक डार, तो वो उन्होंने इसकी पहल की थी, लेकिन अब उसका खंडन आ गया है पीएमओ ऑफिस पाकिस्तान से कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम जो है वो मतलब हिंदुस्तान से तिजारत करें या किसी तरह के बारे। तो अभी तक तो खबर यही है। ये बड़ी अजीब चीज है वैसे, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में देखिए, बुनियादी तौर पर जो भी मुल्क मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में टेंशन बाकी रखना चाहते हैं, उसका फायदा उनको होता है जो दूर बैठे हुए मुल्क हैं। तिजारत अगर पड़ोसियों के नजदीक होती है तो माल लाने ले जाने में भी खर्च कम होता है, रेट्स का भी काफी फर्क होता है, और उससे मुल्कों को फायदा होता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पंगा बीच में डाले रखेंगे ताकि पड़ोस के मुल्क एक दूसरे के नजदीक ना आ सकें, और उसमें सरकारें भी दूसरी ताकतों के हाथ में खेल जाती हैं। ये कई बार हमने देखा मुख्तलिफ मुल्कों में, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में। इसका नुकसान बहरहाल इन्हीं मुल्कों को होता है जहां तिजारत ना हो। अच्छा, अब मैं चलता हूं अगली खबर पर। नेपाल के डिप्टी पीएम चाइना गए थे। वो चाइना हर जगह, हमारे पड़ोस के मुल्कों में चाइना हर जगह नजर आ रहा है। ये क्या है, नेपाल चाइना वाले उसमें क्या कुछ हो रहा है? जी, अब तो मतलब यह कि नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई है। केपी मतलब ओली साहब भी हैं, और मतलब वो प्रचंड साहब भी हैं, मतलब पुष्प कुमार धल। तो अब जो है चाइना का, तो अब तो एक तरह समझ लीजिए कि चाइना की प्रॉक्सी गवर्नमेंट जो है नेपाल में चल रही है। मैं यहाँ से यही देख रहा हूँ। तो अब ये जो है विक्रम श्रेष्ठा जो है, ये है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी नेपाल के, आज के डेट में। ये गए थे चाइना, बीजिंग, और नारायण श्रेष्ठा, नारायण श्रेष्ठा। तो ये गए हुए थे बीजिंग। और देखिए, जैसा कि नेपाल और चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे तो उन्होंने काफी पहले 18 या 17 में ही जो है उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात को लेके गए थे वो बीजिंग में,
और वहां पे संधि हो गई है और वो संधि हो चुकी है। अब इसके बाद आगे क्या होगा इस संधि के बाद कि चाइना जो है वो रोड बनाएगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, पोर्ट बनाएगा, पोर्ट तो बनेगा नहीं, वहां पोर्ट है ही नहीं, तो वो एयरपोर्ट बनाएगा, बल्कि बना भी चुका है वो आपके पोखरा वगैरह में। तो इसी तरह के जो सारे डेवलपमेंट वगैरह है अब वो चाइना बिल्कुल, कहने का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ गया है और इसी की संधि के लिए वो गए थे। अब ये कितनी हद तक भारत के विरोध जाएगा, क्या उस पर अपोज करेगी भारत, तो ये तो बात की बात है, लेकिन नेपाल ने अपना रुख जो है वो बिल्कुल वाजे कर दिया है कि वो चाइना को नहीं छोड़ेगी, चाइना से भी वो मदद लेगी और भारत से भी मदद लेगी, यही उसका मौक़िफ़ है। और ये नया जो खेल है ये अभी कोई बहुत पुराना नहीं है, जबकि मतलब हर ममालिक जो है, पाकिस्तान तो पहले से ही था और श्रीलंका और नेपाल और मतलब भूटान में भी आ जाइए और बांग्लादेश में भी आ जाइए, ये सारे ममालिक जो है। मैं उसी पर आने वाला था। आखिरी सवाल के तौर पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, आप चूंकि लंबे अरसे से साउथ एशिया को देख रहे हैं, आपको बहुत से वाकयात याद होंगे। जितना चाइना भारत के पड़ोस में ज्यादा एग्रेसिव अब हुआ है 2014 के बाद, क्या पहले भी, इससे पहले भी इतना एग्रेसिव होता था? जहां जाओ बिल्कुल तकरीबन अगर मिसाल दी जाए कि जहां भी ईंट पलटो वहीं चाइना निकलती है, तो ये चाइना हर जगह इंडिया को काउंटर करने के लिए या इंडिया को कमजोर करने के लिए क्या है? चूंकि ये बात आम तौर पर समझी जा रही है कि मोदी जी ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात उस तरह से नहीं ये रख पाए जैसे कि वो अपने पड़ोसियों के साथ पहले की सरकारें बनाती रही हैं। आपकी अपनी क्या ओपिनियन है इसमें? देखिए, इसको समझने के लिए जो चाइना का प्रेजेंस है साउथ एशिया में, ये तो जाहिर सी बात है कि नया मतलब मौक़िफ़ है जो कि चल रहा है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं एज एनालिस्ट बता रहा हूं, बहुत ही बारीकी बता रहा हूं कि इंडिया जो है वो श्रीलंका के अंदर आईपीके फौज भेजी थी उसने, और उसके बाद बहुत मुंह की खाई, वहां से जो है वो आईपीके वापस आ गई। तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि हम ओवरटली कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं जो कि मतलब ये कि पब्लिक ओपिनियन को टर्न कर ले। तो इंडिया ने ज्यादातर मुल्कों के साथ हैंड्स ऑफ पॉलिसी अपनाई कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम आपके बहुत करीबी दोस्त नहीं हैं। अब नेपाल वगैरह में ये था कि अभी तो चाइना नया आया है, वहां का जो राजभवन है या वहां का जो एम्बेसडर का जो राजीव भवन है, एम्बेसडर जो वहां का रहता है, वो पूरे चाइना की हुकूमत को कंट्रोल करता था, मतलब नेपाल की पूरी हुकूमत को कंट्रोल करता था, और वो प्राइम मिनिस्टर या किंग से भी पावरफुल होता था। बांग्लादेश में भी उसी तरह से पूरा फॉरेन ऑफिस जो है एक पूरा 5 स्टार होटल बुक कर लेता था वहां पे ढाका में, और वो पूरे बांग्लादेश की सियासत को देखता था, कौन सा कंसेशन हमारे पास, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आएगा नहीं आएगा, वो सुजाता सिंह के टाइम तक जो है ये चलता रहा। अब उसी तरह से अभी मालदीव्स में जो है हमारे जो मोइजू साहब हैं, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया अभी 3-4 दिन पहले ही, उन्होंने ये कह दिया कि जब वो प्रो भारत गवर्नमेंट वहां पे थी उनकी, मतलब सोले साहब की और उससे पहले भी नशीद की और ये सब, तो यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं लिया भारत का, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो भारत का एम्बेसडर है वो मालदीव को चलाता था यहाँ। तो इस तरह की चीजें जो है वो पहले चल रही थी। अब आ जाइए चाइना का किस्सा। तो चाइना जो है अचानक नहीं, मतलब पूरे साउथ एशिया में मतलब हावी होने की कोशिश कर रहा है। चाइना का जो है 2050 का गोल है कि वो पूरे दुनिया को जो है अपने इन्फ्लुएंस में ले आएगा, और उसी एम्बिशन के साथ उन्होंने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किया है, और ये सारे जो मुल्क हैं साउथ एशिया के, उसी इनिशिएटिव के अंदर वो चाइना के मतलब खेमे में चले गए, इसलिए कि वो चाइना उन्हें फ्री का मतलब है कि उन्हें लोन दे रहा है, एड दे रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उनका जो है जो विकास हो रहा है वो वहां हो रहा है, वो चाइना की वजह से हो रहा है। जब इंडिया वहां पे थी पहले, तो उस लेवल पे उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था जो कि मतलब अब हो रहा है चाइना का। तो इस वजह से जो है हमें, और इंडिया को वो
वो थ्रेट महसूस होता है कि भाई चाइना जो है उसने मतलब श्रीलंका में अपना मतलब एक पोर्ट हबनटोटा पोर्ट दे दिया उसको, वहां बांग्लादेश में जो है वो पूरा डिफेंस अरेंजमेंट कर लिया उन्होंने, पाकिस्तान तो घरदार तो है ही है वहां पे, नेपाल में जो है वो रोड बना रहे हैं तिब्बत से नेपाल के अंदर। तो ये जो खबरें हैं वो ये सब चीजें हैं वो मतलब भारत को अब थ्रेट फील हो रहा है, इसीलिए ये चीजें जो है कि चाइना का प्रेजेंस इधर तिब्बत में उन्होंने जहां जो है लद्दाख में उन्होंने जो है 400 स्क्वायर फीट जमीन जो है उन्होंने ले ली है, वो बाउंड्री इशू जो है बिल्कुल लाइव हो गया। पहले तो बाउंड्री इशू का नाम भी लोग को नहीं जानते थे कि इंडिया और चाइना का बाउंड्री इशू भी कुछ है, कभी कभार कुछ इधर कुछ हो जाता था तो वो बात आ जाती है। तो ये बड़ी खबर है जो कि ये डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं और इस डेवलपमेंट से हम यही मतलब निर्कश कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो ये है कि इन सारे मुल्कों में भारत का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, और ये जो है जो कंट्री है उनके इंटरेस्ट में ज्यादा है, इसलिए कि वो दोनों को बैलेंस करते हैं। अगर जैसे अभी श्रीलंका की हमने बात की, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर हम भारत हमें संरक्षण नहीं देगा, हमें प्रोटेक्शन नहीं देगा और हमें जो है मतलब वो करेगा तो हमें तो किसी फॉरेन कंट्री के पास जाना पड़ेगा अपने डिफेंस अरेंजमेंट करने के लिए। तो ये जो कंट्री है ये बड़े ही अच्छे मतलब प्लेइंग फील्ड पर आ गए हैं कि अगर भारत वो कुछ मना करता है तो चाइना के पास चले जाइए, चाइना कुछ मना करता है तो भारत के पास चले आइए। मोइदू साहब सारी चीजें बोल करके वो यही कहते हैं कि साहब भारत तो सबसे बड़ा दोस्त है हमारा, वो तो सबसे नेबरिंग कंट्री है हमारा, और सबसे ज्यादा कुछ उन्होंने एड की भी बात की है, फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी है उसके लिए बात की है। तो ये सब चीजें जो साउथ एशिया को अगर आप कलेक्टिवली देखें या इंडिविजुअली देखें किसी मुल्क में, तो यही चाइना का किस्सा यही चल रहा है। यानी चाइना ने ये जो वन रोड वन बेल्ट वाली जो कहानी है वो एक तरह से सबको एक नेटवर्क प्रोवाइड करके और अपना इन्फ्लुएंस वहां पहुंचाने का एक तरह से नए जमाने की कॉलोनियल सिस्टम लाने की एक कोई कोशिश है, जिसमें उस तरह से तो कॉलोनी नहीं होगी जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत करते थे या फ्रेंच हुकूमत करते थे, लेकिन इस तरह से अपनी तिजारत बढ़ा करके, नेटवर्क बढ़ा करके, इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके चाइना इन मुल्कों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और भारत के लिए बहरहाल एक मुश्किल। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसी कड़ी में एक और बात कह देता हूं कि देखिए अभी जो चाइना की इकोनॉमी है और अमेरिका की इकोनॉमी है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 23 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की इकोनॉमी जो है वो 17.5-18 तक पहुंच रही है, ट्रिलियन डॉलर है। तो गैप बिटवीन चाइना और अमेरिका जो है वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। और ये जो चीजें चल रही हैं चाइना की, ये चाह रहे हैं कि हम वॉशिंगटन को रिप्लेस करके हम बेजिंग से सारा कारोबार करें। जैसे एक जमाने में ब्रिटिश राज में लंदन से पूरी दुनिया की हुकूमत चलती थी। जी। लंदन की जो उनका पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर, वो वहां से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता था। अब चाइना जो है वो इस मंशे पर है और इस मंसूबे पे है कि वो बेजिंग से, तिएननमेन स्क्वायर से, वहां से जो है वो मतलब पूरे दुनिया को जो है वो कंट्रोल करे। और ये कंट्रोल जो है मिलिट्री कंट्रोल नहीं होगी बल्कि तिजारत की कंट्रोल होगी। और जी मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक तिजारत एक ऐसा मामला है जिससे पूरी दुनिया उसमें बंधी हुई भी है और अपनी जरूरतें जहां से भी सस्ते में आसानी से पूरी होती हैं, कोई भी कारोबारी वहीं जाता है। यही वजह है कि भारत और चीन और लद्दाख और ये सब होने के बावजूद भी भारत के और चीन के तिजारती रिश्ते दिन ब दिन मुसलसल मजबूत हो रहे हैं और दुनिया भर में चाइना इसी तरह से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, उस पर आप कमेंट्स में अपने राय जरूर बताएं और कुछ अगर मशवरे भी हैं तो वो जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।